Hello students, welcome to Smart Coaching classes. In this video students we are going to start with chapter number 3rd, that is journal. Previous videos में हमने chapter number 1 and chapter number 2 complete किया है. Chapter number 2 में हमने सीखा है about golden rules. Now if you want to understand journal, so it is very important to understand golden rules, जिसमें हमने discuss किया था about real, person and nominal account. Real का rules आपको पता होगा, debit what comes in, credit what goes out. पर्सनल की अगर हम बात करें तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. एंड नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. ये तीन रूल्स आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इसी के बेस पे हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करने वाले हैं. सो आपको अगर जर्नल एंट्री बहुत अच्छे से सीखना है सो आपको गोल्डन रूल्स पता होना चाहिए, उसके रूल्स आपको बाय हार्ट होना चाहिए. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 2 के सारे वीडियोस मिल जाएंगे. पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से मैंने सीक्वेंस में रखा है. सो जो गोल्डन रूल्स वाला पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो देखिए सो दैट आपको जर्नल क्या होता है वो समझ में आए. अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 जर्नल को बेसिक कुछ है वो पहले हम सीखने वाले हैं. जितना भी बेसिक्स आपका दिया हुआ है दैट वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विद जर्नल एंट्रीज. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज यहाँ पे हम लोग सारे जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करने वाले हैं. आपको जब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम दो इफेक्ट्स दिखा रहे हैं अगर तो क्यों दिखा रहे हैं, क्या रीजन है. अगर डेबिट में कुछ लिख रहे हैं तो क्यों लिख रहे हैं, क्रेडिट में इफ वी आर राइटिंग समथिंग देन व्हाई वी आर राइटिंग, दैट यू विल कम टू नो. ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट से, जिसमें आपकी बुक में दिया हुआ है बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑल डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. तो जितने भी हमारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, अगर आप कुछ परचेज कर रहे हो तो आपको रिसिप्ट आएगा, या आपने जो भी पेमेंट किया होगा वो पेमेंट स्लिप होगा आपके पास, या आपने कुछ बेचा होगा तो उसका भी आपके पास स्लिप होगा मनी का. तो ये जितने भी स्लिप्स होते हैं ये आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, जिसकी हेल्प से आपको ये मालूम पड़ता है कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए और वो ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट कितना हुआ है. The word document means a piece of paper which provide detailed information as a legal nature. That means जो भी आपके documents होते हैं वो एक piece of papers होता है सबसे पहले तो, लेकिन उस piece of paper से आपको information मिलती है कि आपने गुड्स को बेचा है कि गुड्स को खरीदा है. अगर आपने गुड्स को बेचा है तो कितने का बेचा है और किसको बेचा है, या आपने गुड्स को खरीदा है तो कितने का खरीदा है और किससे खरीदा है, आपने कितना क्वांटिटी खरीदा है. ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको उस डॉक्यूमेंट से उस पीस ऑफ पेपर पे मिलते हैं. डॉक्यूमेंट्स इज अ लीगल प्रूफ फॉर रिकॉर्डिंग एवरी ट्रांजेक्शन. तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपका एक लीगल प्रूफ होता है बिकॉज उससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. एग्जाम्पल के तौर पे व्हेन वी परचेज कंप्यूटर फॉर कैश ₹30,000 वी गेट द कैश मेमो. हम जब कंप्यूटर खरीदते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया है 30,000 का आपने कंप्यूटर खरीदा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा. दिस कैश मेमो इज अ सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ये क्या है, सोर्सेज ऑफ डॉक्यूमेंट्स है. वो ये बताता है कि आपने कंप्यूटर खरीदा है 30,000 रुपए का. ऑलराइट, द पर्सन और अकाउंटेंट फर्स्ट एंश्योर द रिलायबिलिटी एंड लीगल प्रूफ ऑफ द ट्रांजेक्शंस रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. तो जो अकाउंटेंट होंगे उनको अगर देखना है कि आपने कंप्यूटर खरीदा है तो आपके पास कैश मेमो है, उसमें बताएगा कि 30,000 का खरीदा है, कब खरीदा है, डेट बताएगा, डे बताएगा आपको. राइट, तो ये सब चीजें अकाउंटेंट के लिए हेल्पफुल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के टाइम पे. Every entry in the books of accounts is supported by the relevant documentary evidence. जितने भी एंट्रीज आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किए वो सारे रिलेवेंट कब होंगे, जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे. वो डॉक्यूमेंट्स क्या काम करेगा, एविडेंस का. दिस पेपर्स आर कॉल्ड अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो ये जो डॉक्यूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, कैश मेमो, रिसिप्ट वगैरह, ये सारे आपके अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं. The accounting documents are the base for entering business transactions in the books of accounts. So ये डॉक्यूमेंट्स के बेस पे ही आप अपने सारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हो. ऑलराइट, वो आपके जो भी इंफॉर्मेशन आपको उससे मिली होगी आपके अकाउंट से, बुक्स ऑफ अकाउंट से, वो एक्यूरेट होगी, करेक्ट होगी, क्योंकि आपके पास उसका प्रूफ है. क्लियर. तो ये है आपका इंट्रोडक्शन पार्ट. अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स. तो पहला इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी है आपका, डॉक्यूमेंट्स आर नेसेसरी फॉर रिकॉर्डिंग ऑल ट्रांजेक्शन्स इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगर आपको आपके सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, जो इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन्स है वो आप रिकॉर्ड कर सकते हो क्योंकि आपके पास उसका प्रॉपर
प्रूफ है, डॉक्यूमेंट्स है। सेकेंड, द अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉपर मोड एंड कंप्यूटर बेस्ड। आजकल के टाइम पे आप देखोगे कंप्यूटर बेस्ड होता है, सब कुछ कंप्यूटर में हम रिकॉर्ड करते हैं। ओके, लेकिन कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड करने के लिए आपको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है। थर्ड दिया है आपको, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर स्टोर्ड इन फिजिकल फाइल्स और इन सॉफ्टवेयर। अगर आपने पेपर वाला डॉक्यूमेंट्स बनाया है तो फिजिकल फाइल्स में आप रिकॉर्ड करोगे, और अगर आपने कंप्यूटर में बनाया तो आपका सॉफ्टवेयर होगा। फोर्थ है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर लीगल एविडेंस फॉर कोर्ट मैटर्स। जितने भी कोर्ट के मैटर्स होते हैं वहां पे भी आपका जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स होंगे वो लीगल प्रूफ के तौर पे काम आएगा। फिफ्थ, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिकॉर्ड फॉर चैरिटी कमिश्नर्स ऑफिस। जितने भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है आपके, जितने भी चैरिटी कमिश्नर्स होते हैं वहां पे भी ये डॉक्यूमेंट्स का रिक्वायरमेंट होता है। सिक्स पॉइंट दिया है आपको, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल बॉडी अथॉरिटी। जो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स है उसकी जरूरत पड़ती है पेमेंट के लिए। किसको आप पेमेंट करते हो? आप टैक्सेस पे करते हो गवर्नमेंट को, राइट? तो आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपके इनकम में से माइनस हो जाता है। वो होने के बाद में आपका जो नेट प्रॉफिट होता है उसके ऊपर आपको टैक्सेस पे करने होते हैं, राइट? सो वो टैक्सेस कैसे आपने आपको कितना एक्सपेंडिचर माइनस करना है आपके इनकम से वो कैसे मालूम पड़ेगा? आप कुछ भी अमाउंट तो माइनस नहीं कर सकते हो, या फिर आप जो भी अमाउंट को माइनस कर रहे हो एक्सपेंडिचर बताकर, उसका आपके पास लीगल प्रूफ होना चाहिए कि इतना एक्सपेंडिचर आपने किया। वो कैसे होगा? कि जो भी आपने खर्चा किया होगा उसकी आपको रिसिप्ट मिला होगा, वो रिसिप्ट जो होगा वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स के तौर पे आपको काम करेगा। क्लियर? तो ये था आपका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ अकाउंटिंग। ओके, अभी हम देखते हैं कि जर्नल क्या होता है, जो कि आपका मेन चैप्टर है, चैप्टर नंबर थर्ड, उसका नाम ही है जर्नल। तो अभी हम देखते हैं कि जर्नल क्या होता है। सो यहाँ पे आपको मीनिंग में दिया हुआ है, द वर्ड जर्नल इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जोर विच मीन्स अ डे। डे इसके लिए क्योंकि आप जो भी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हो वो आपके डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं, वो आप रिकॉर्ड करते हो आपके जर्नल में। Therefore, journal means a daily record. Okay, journal का मतलब होता है daily record. A journal contains a daily record of business transactions. कौन से transactions? Business के transactions को हम daily basis पे record करते हैं, and hence it has been named so. As soon as a transaction takes place, its debit and credit aspects are analyzed. जैसे ही ट्रांजेक्शन आप करते हो, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने फर्नीचर को खरीदा, परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर आपके पास से आएगा, बदले में आपने पैसा पे किया, तो जो आता है उसको हम लोग फर्नीचर असेट्स होता है। असेट्स का मतलब रियल का रूल अप्लाई करेंगे हम। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, सो डेबिट में लिखेंगे फर्नीचर, और आप बदले में पैसा पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो, तो जो आप कैश पे कर रहे हो वो भी तो असेट्स होता है। लेकिन इस ट्रांजेक्शन में जो कैश है वो आपका जा रहा है, सो जो आएगा उसको डेबिट में लिखेंगे और जो जाता है उसको क्रेडिट में लिखेंगे। फर्नीचर और कैश दोनों ही असेट्स है। अब ये असेट्स में जो चीज आएगी उसको आप डेबिट में लिखोगे, और जो चीज जाएगी आप उसको क्रेडिट में लिखोगे। तो जैसे ही ट्रांजेक्शन्स होते हैं वैसे हमको ये समझ में आ जाएगा कि कौन सी चीज को हमको डेबिट में लिखना है और कौन सी चीज को हमें क्रेडिट में लिखना है। ओके, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली, मतलब जैसे ही आप ऑर्डर में आपको रिकॉर्ड करना होगा, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स होते जा रहे हैं वैसे वैसे ऑर्डर में आप सारे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहोगे। दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ देयर अक्यूरेंस दैट इज टेकिंग प्लेस। जैसे जैसे होता रहेगा आपके ट्रांजेक्शन्स वैसे वैसे आप अपने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते रहोगे। जर्नल इज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जर्नल बुक को क्या बोला जाता है? इट्स अ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी इंडस्ट्री। दैट मीन जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हो, वेरी फर्स्ट यू रिकॉर्ड ऑल योर ट्रांजेक्शन इन जर्नल, देयरफॉर इट इज कंसिडर एज ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री। क्लियर एवरीवन? तो ये था आपका मीनिंग। अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। वेरी फर्स्ट आपको दिया है आपकी टेक्स्ट बुक में, जर्नल इज एन इम्पॉर्टेंट बुक इन बुक कीपिंग। जर्नल एक इम्पॉर्टेंट बुक है बुक कीपिंग में। ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप द जर्नल। जितने भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जर्नल को बनाते हैं और रखते हैं अपने पास। द इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी इज एज फॉलोज, दिस इज द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। तो जर्नल बुक को क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स आपको ऑब्जेक्टिव्स में काम आते हैं। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहला,
इट शोज ऑल नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ट्रांजेक्शन। सो सिंपल, आप जो भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, फर्स्ट यू आर रिकॉर्डिंग इन जर्नल। तो आप जब जर्नल में रिकॉर्ड कर रहे हो, लिख रहे हो आपके ट्रांजेक्शन्स को, तो वो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए काम आएगा। सारी इन्फॉर्मेशन बताएगा आपको कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स किए, कि आपने कितना परचेज किया, कितना सेल्स किया, ओके, कितना आपने कैश ट्रांजेक्शन किया, कितना आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है। सेकेंड, the journal has date-wise record of all the transactions with detail about accounts. It helps to understand the events when it took place, क्योंकि आप डेट वाइज मेंशन करते हो, और जितने भी जर्नल में आप रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन कर जो भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एज आई सेड, डेट वाइज होगा। ओके, सारे ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड करोगे। जो जो ट्रांजेक्शन्स आप करोगे उसका डिटेल आप लिखोगे। ओके, डिटेल अबाउट अकाउंट्स, कौन से अकाउंट्स में आप कौन सा ट्रांजेक्शन कर रहे हो पहले, तो वो आप सारी चीजें मेंशन करोगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, आप डेट वाइज सारी चीजों को रिकॉर्ड करोगे। थर्ड पॉइंट है, द जर्नल इज सब्सिडरी बुक इन विच all the day-to-day transactions are recorded first in chronological order in debit and credit form and with the amount of each transactions। तो पहली बात, तो जर्नल होता है वो सब्सिडरी बुक भी होता है, बिकॉज आगे जाके हम चैप्टर नंबर 5 में सीखेंगे कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, उसके आप हर एक ट्रांजेक्शन के, जैसे कि आप बहुत सारे परचेजेस कर रहे हो बार बार, तो आप परचेजेस की एंट्रीज बार बार नहीं पास करते रहोगे। तो आप क्या करोगे, एक सब्सिडरी बुक बना लोगे सिर्फ परचेज के लिए। मतलब जितने भी परचेज के ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो आप उस सब्सिडरी बुक में, मतलब परचेज बुक में रिकॉर्ड करोगे। जितने भी सेल्स ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो आप सेल्स के बुक में रिकॉर्ड करोगे। जितने भी परचेज रिटर्न हुए होंगे, आपने जो भी खरीदा होगा, कुछ डिफेक्टिव होगा अगर, तो आपने वापस कर दिया होगा, तो वो सारे ट्रांजेक्शन्स आप एक बुक में रिकॉर्ड करोगे। जितने भी गुड्स आपने बेचे होंगे, वो अगर वापस आ रहे हैं, जिसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न, तो उसके लिए आप सेपरेट बुक बनाओगे, जिसको बोलते हैं सब्सिडरी बुक्स। ऑलराइट, सो ये सारी चीजें अभी हम देखने वाले हैं आगे धीरे धीरे। फोर्थ में आपको दिया है, अकाउंटिंग प्रोसीजर इज फॉलोड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स। जितने भी अकाउंटिंग प्रोसीजर्स है वो कैसे फॉलो करेंगे, जितने भी आपके पास अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होंगे, उसकी हेल्प से हम सारे अकाउंटिंग प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। फिफ्थ है आपका, द नरेशन प्रोवाइड्स अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट द ट्रांजेक्शन। इट हेल्प्स टू इंक्रीज द क्लैरिटी ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। तो आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हो, उसका आप नरेशन लिखते हो। नरेशन मतलब कि आप वो ट्रांजेक्शन कौन सा कर रहे हो, वो आप वर्ड में मेंशन करोगे। एग्जांपल के तौर पे, अगर आप फर्नीचर परचेज कर रहे हो, तो आप लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड। अगर आपने कैश में परचेज किया होगा, मतलब खरीदा होगा और कैश पेमेंट किया होगा, तो आप लिखोगे बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश, कि आपने कैश दिया और आपको फर्नीचर मिला। इस तरीके से आप वो ट्रांजेक्शन का ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे इन नरेशन। 6 पे आपको दिया है, इट हेल्प्स टू फाइंड एंड प्रिवेंट एरर्स। तो जर्नल एंट्री डॉक्यूमेंट्स जो होगा, उससे आपको ये भी मालूम पड़ जाएगा, सॉरी, जो जर्नल एंट्रीज आप पास करोगे, उससे आपको ये भी मालूम पड़ेगा कि कुछ एरर तो आपने नहीं किया, बिकॉज आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको समझेगी जब हम एक्चुअल में जर्नल एंट्रीज को पास करेंगे। तो याद रखो, जो जर्नल एंट्रीज होती है वो आपको एरर्स को फाइंड करने में भी हेल्प करती है। 7 दिया है आपको, इट हेल्प्स टू चेक अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द ट्रांजेक्शन। अर्थमेटिक मतलब जो नंबर्स है, जो अमाउंट आपने रिकॉर्ड किया है वो करेक्ट किया है या नहीं किया है, उसका भी रिकॉर्ड हम चेक कर सकते हैं। इट हेल्प्स इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे पहला स्टेप होता है स्टूडेंट जर्नल। जर्नल को करने के लिए आपको गोल्डन रूल्स आना चाहिए। एज आई सेड, रियल, पर्सनल, नॉमिनल के रूल्स आपको पता होना चाहिए। उसकी हेल्प से आप जर्नल एंट्रीज पास कर पाओगे। जर्नल एंट्री की हेल्प से आप जो है आपका ट्रायल बैलेंस बना पाओगे, सॉरी, लेजर अकाउंट बना पाओगे। जर्नल की हेल्प से आप लेजर अकाउंट बना पाओगे, और लेजर में जो भी बैलेंस आपको मिलता है वो आपका बनेगा ट्रायल बैलेंस। अब वो ट्रायल बैलेंस जो है फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए आपकी हेल्प करेगा, बिकॉज ट्रायल बैलेंस आपको एग्जाम में, और जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे, वहां पे क्वेश्चन की तरह आपको दिया होगा ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हेल्प से अपना क्या बनाने वाले हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, ओके, बैलेंस शीट, तब जाके आपका फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो सकता है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ जर्नल। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से जर्नल एंट्री को पास करना होता है और किस तरीके से हमको फॉर्मेट बनाना होता है। सबसे पहला तो ये आपका फॉर्मेट है, जिसमें आपको टॉप में हमेशा यहाँ पे लिखना होगा इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन में जो भी नाम होगा दैट नेम यू हैव टू मेंशन।
आफ्टर दैट यू हैव टू राइट जर्नल एंट्रीज हियर, यहाँ पे आप लिखोगे जर्नल एंट्रीज। पहला कॉलम आपका होगा डेट का, सेकंड होगा पर्टिकुलर्स, एलएफ होता है लेजर फोलियो जिसके अंदर हमको कुछ लिखना नहीं होता, इसके लिए बहुत छोटा सा ये कॉलम आप बनाओगे। फिर आप लिखोगे डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, इस तरीके से आपका फॉर्मेट होगा। नीचे आप एक पेज के बाद पूरा ऐसे लाइन ड्रॉ करते रहोगे। डेट में सबसे पहले आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा ईयर, उसके बाद में मंथ, और जो भी डेट दिया होगा क्वेश्चन में वो आपको मेंशन करते हुए आपकी हर जर्नल एंट्री को पास करना होगा। अभी जब भी आप जर्नल एंट्रीज के आपको क्वेश्चंस दिए होंगे तो वहां पे एक अकाउंट जो होगा वो डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। तो जो डेबिट होगा स्टूडेंट्स उसको आप यहाँ लिखोगे पहले, नेम ऑफ द अकाउंट डेबिटेड, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करोगे और यहाँ पे लिखोगे डी आर डॉट, डी आर का मतलब होता है डेबिट। और जब अमाउंट लिखोगे आप इसके सामने का, वो आप यहाँ मेंशन करोगे इस तरफ। ओके, यहाँ मेंशन करोगे आप, यहाँ पे आप अमाउंट को मेंशन करोगे और उसके बाद में आप यहाँ पे एक लाइन छोड़ोगे, थोड़ा यहाँ पे लाइन छोड़ोगे। लाइन छोड़ने के बाद में आप यहाँ पे लिखोगे टू अकाउंट ऑफ क्रेडिट, जो भी अमाउंट क्रेडिट होगा वो आप यहाँ पे लिखोगे और उसका अमाउंट आप यहाँ मेंशन करोगे। ओके, यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे। ओके, इस तरीके से आप अमाउंट लिखोगे एंड इसके बाद में आप यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करोगे और लिखोगे बीइंग, जो भी ट्रांजेक्शन होगा उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने के बाद में उस ब्रैकेट को आप क्लोज कर दोगे। ओके, सो ये था आपका फॉर्मेट, इस तरीके से आपका फॉर्मेट बनेगा। ऑलराइट, सो जितने भी क्वेश्चंस हमको एग्जाम में आएंगे या तो हम जो आगे सीखने वाले हैं वो सारी चीजों का हम लोग इस तरीके से पहले फॉर्मेट रेडी करेंगे। ओके, अब एक एक करके हम लोग जर्नल एंट्रीज को सीखते हैं। उसके पहले हम लोग एक जो चेक वाला कंसेप्ट है वो हम सीख लेते हैं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे, जस्ट वन सेकेंड, यहाँ पे आप देखोगे चेक क्या होता है, हम सीखते हैं पहले कि चेक क्या होता है। अ चेक इज अ पीस ऑफ पेपर यू गिव टू समवन टेलिंग द बैंक टू पे देम मनी फ्रॉम योर अकाउंट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप किसी से कुछ खरीदते हो तो आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप चेक बना सकते हो। चेक के ऊपर आप अमाउंट लिखिए, जिस इंसान को आप पे कर रहे हो अमाउंट उसका नाम लिखिए अकाउंट होल्डर का। वो लिखने के बाद में अपना सिग्नेचर कीजिए, अमाउंट लिखिए वर्ड में, और वर्ड में भी लिखना होगा और नंबर्स में भी लिखना होगा। अपना सिग्नेचर करने के बाद में वो चेक आप सामने वाले पर्सन को जिसको पेमेंट करना है आप उसको दे दोगे। वो जाके अपने अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, वहां से उसको पैसा मिल जाएगा, मतलब आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? तो ये होता है आप जब आप कैश नहीं देते हो चेक देते हो। लेकिन आप जब चेक की बात करोगे तो अलग अलग टाइप्स के चेक होते हैं। सबसे पहला आप देखोगे बैरर चेक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने किसी से कुछ गुड्स खरीदा है जिसका बिल बनता है 10,000 रुपया। आप 10,000 रुपीज उस पर्सन को आपको पे करना होगा। अगर आप कैश में उसको नहीं पे कर रहे हो, आप चेक बना रहे हो, और आप कौन सा चेक बना रहे हो? बैरर चेक। तो बैरर चेक आप जब उसको दोगे और वो चेक लेके वो अपने अकाउंट में जाएगा, अपने बैंक में जाएगा, वहां पे वो जैसे ही काउंटर पे चेक देता है उसको उसी टाइम पे कैश मिल जाएगा। ओके, तो ये जो ट्रांजैक्शन होता है बैरर चेक का, यहाँ पे हम लोग कैश वर्ड यूज करते हैं। कैश इसके लिए क्योंकि इमीडिएटली आपको पैसा मिल जाता है, कैश मिल जाता है। ओके, तो जब जब बैरर चेक आएगा तो वहां पे हम लोग वर्ड यूज करेंगे कैश का। कैन बी कैश्ड बाय द पर्सन होल्डिंग द चेक, जिसके पास भी ये चेक होगा वो कैश कर सकते, उसको कैश मिल जाएगा। इसके लिए बैरर चेक को हम लोग हमेशा कैश ट्रांजेक्शन बोलते हैं, वहां पे हम बैंक वर्ड का इस्तेमाल नहीं करते। इसके बाद में सेकंड चेक है ऑर्डर चेक। कैन ओनली बी कैश्ड बाय द पर्सन हुज नेम इज रिटन ऑन द चेक। तो ये चेक वही इंसान जाके बैंक में डिपॉजिट करके पैसा रिसीव कर सकता है जिसका नाम उस चेक के ऊपर लिखा हुआ होगा, उसको बोलते हैं ऑर्डर चेक। फिर आता है क्रॉस चेक। क्रॉस चेक कुछ नहीं होता है, एक चेक होता है, उसके लेफ्ट हैंड साइड टॉप में दो लाइंस ड्रॉ होती है, पैरेलल लाइन। ओके, उसको बोलते हैं क्रॉस चेक। मनी इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द अकाउंट, बैंक अकाउंट, मतलब ये पैसा जिसने आपने अगर चेक दिया होगा तो आपके अकाउंट से पैसा निकलेगा और सामने जिसको दिया होगा आपने उसके उसके अकाउंट में पैसा क्रेडिट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपके तीन टाइप्स के चेक। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, देखते हैं हम लोग परचेस। अब परचेस के ऊपर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आपको एग्जाम में आते हैं और क्वेश्चन में दिए हुए बहुत सारे।
तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको एक बार समझ में आ जाएगा कि कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उसको समझ के किस तरीके से जनरल एंट्री को पास करना है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक जनरल एंट्री लिया है, बहुत ही सिंपल, जिसमें लिखा है परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। अब यहाँ पे आप देखोगे परचेज किया है आपने गुड्स, बट कौन सा गुड्स आपने खरीदा है वो मेंशन नहीं किया है। तो अगर कौन सा गुड्स आपने परचेज किया है वो मेंशन नहीं है, तो हम सिर्फ परचेज को कंसीडर करेंगे। ओके, अब यहाँ पे परचेज को मैंने कंसीडर किया है, तो परचेज आप करते हो अगर, तो ये एक तरीके का खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि अगर आपने कुछ खरीदा होगा तो आपको पे करना होगा, तो हम उसको एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एक्सपेंडिचर जो होता है वो नॉमिनल अकाउंट होता है। अब नॉमिनल का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो क्योंकि परचेज एक्सपेंडिचर है, इसके लिए हम परचेज को कहाँ लिखने वाले हैं, डेबिट साइड में। ओके, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो परचेज को हमेशा हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, और उसके साथ में 20,000 वो अमाउंट लिखेंगे। ये हो गया पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है, क्वेश्चन में आपको वर्ड दिया होगा परचेज्ड और आगे यहाँ पे गुड्स लिखा था, यहाँ लिखा है फर्नीचर, मतलब कौन सा गुड्स उसका नाम यहाँ पे आपको दिया हुआ है। तो ये केस में आप परचेज को कंसीडर ना करते हुए हम फर्नीचर को कंसीडर करेंगे। अगर नाम नहीं दिया है, सिर्फ गुड्स बोला है, तो फर्नीचर को कंसीडर करेंगे एज एन एक्सपेंडिचर। बट आपको क्वेश्चन में एसेट का नाम दिया है, गुड्स का नाम दिया है, तो हम लोग फर्नीचर को नहीं देखते हुए परचेज को इग्नोर करते हुए हम देखेंगे फर्नीचर को। फर्नीचर क्या होता है, ऐसे मैंने यहाँ पे परचेज को क्रॉस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे आपको फर्नीचर का नाम दिया है, गुड्स का नाम दिया है। तो फर्नीचर, फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स होता है मतलब रियल अकाउंट होता है, और रियल का रूल क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अगर आपने फर्नीचर को परचेज किया तो फर्नीचर आएगा आपके पास, आएगा तो डेबिट व्हाट कम्स इन। ओके, तो यहाँ पे देखो आपके अकाउंट चेंज हो गए, नॉमिनल अकाउंट और रियल अकाउंट। ट्रांजेक्शन सेम है, सिर्फ फर्क ये है कि यहाँ पे परचेज के साथ में गुड्स दिया है, कौन सा गुड्स वो मेंशन नहीं किया है, इसके लिए परचेज को हमने एक्सपेंडिचर माना और नॉमिनल अकाउंट बन गया। लेकिन ये यहाँ पे परचेज के साथ में गुड्स का नाम दिया हुआ है फर्नीचर। ओके, अब जब ये फर्नीचर दिया हुआ है नाम, तो हम ये फर्नीचर को असेट्स मानते हैं, और असेट्स है इसके लिए इसको रियल अकाउंट हम मानते हैं। तो यहाँ पे आप फर्क समझ सकते हो कि सिर्फ गुड्स बोला है, असेट्स का नाम, गुड्स का नाम नहीं दिया है तो नॉमिनल, और अगर गुड्स का नाम दिया हुआ है स्पेसिफिकली, फर्नीचर, मोटर कार, मशीनरी, ओके, कोई भी एसेट्स के नाम दिया है तो उसको एसेट्स मानेंगे, और एसेट्स हमेशा रियल होता है, इसके लिए रियल का रूल हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्लियर? तो ये था फर्क परचेज में। आगे देखते हैं। अब जब हम परचेज की बात करते हैं, तो परचेज अकाउंट क्या होता है वो देख लो पहले। इट इज एन अकाउंट फॉर रिकॉर्डिंग ऑल परचेज ऑफ गुड्स फॉर ट्रेडिंग प्रोड्यूसिंग एक्टिविटी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ परचेज। परचेज का मतलब होता है गुड्स को खरीदना। ओके, अब दो तरीके से आप गुड्स को खरीदोगे। अगर आपने, मान लेते हैं कि आपने मिस्टर राहुल से, एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर राहुल से आपने कुछ गुड्स को खरीदा। गुड्स को खरीदने के बाद में आपने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया। आपने मान लो 5,000 रुपए का गुड्स खरीदा, गुड्स आपके पास आया और आपने 5,000 रुपया पे कर दिया, उसको हम बोलते हैं कैश ट्रांजेक्शन। दूसरा है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपने गुड्स को खरीदा, गुड्स आपके पास आया, लेकिन बदले में आपने पैसा नहीं पे किया। आपने मिस्टर राहुल को बोला है कि ये पैसा जो गुड्स आपने खरीदा है, गुड्स का एग्जाम्पल के तौर पे 10,000 रुपया हुआ है, तो ये 10,000 रुपया 15 दिन के बाद में पे करोगे। मतलब आप इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहे हो, इसको आप कैश ट्रांजेक्शन नहीं बोल सकते हो। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियर? तो ये फर्क होता है कैश ट्रांजेक्शन में और क्रेडिट ट्रांजेक्शन में। अब पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट कैश परचेज। अब कैश परचेज में पैसा जाता है आपसे, पैसा जा रहा है मतलब कैश जा रहा है। कैश क्या होता है, रियल। रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप डिसाइड करो कि जब आप खरीद रहे हो तो पैसा आपके पास आ रहा है कि जा रहा है। बट ऑब्वियस पैसा आपके पास से जा रहा है, तो आपका रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश को आप कहाँ लिखोगे, क्रेडिट साइड में लिखोगे। क्लियर? तो कैश परचेज क्या होता है देख लेते हैं। व्हेन गुड्स आर परचेज्ड एंड पेमेंट इज मेड टू सेलर इमीडिएटली बाय कैश और बाय बैंक, इट इज कॉल्ड एज कैश परचेज। आपने गुड्स खरीदा, आपने
इमीडिएटली कैश नोट्स निकाल के दे दिया और कैश ट्रांजैक्शन हुआ, या फिर आपने बैंक के थ्रू भी पे कर दिया, पैसा तो आपने पे किया, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को भी हम कैश ट्रांजैक्शन ही बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका कैश। यहाँ पे एग्जांपल दिया है आपकी बुक में, परचेज गुड्स फॉर कैश फ्रॉम मिस्टर सोनू वर्थ रुपीज 2000। 2000 रुपए का गुड्स आपने परचेज किया मिस्टर सोनू से। सो इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स कम्स इन, आपने गुड्स खरीदा तो गुड्स आएगा ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स, देयरफॉर परचेज अकाउंट इज डेबिटेड ऑन परचेज ऑफ गुड्स। मतलब इसके लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे गुड्स बोला है ना, कौन सा असेट्स है वो नहीं पता है हमको, इसके लिए हम परचेज को एक्सपेंडिचर मानेंगे और उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और बदले में आप क्या पे कर रहे हो, कैश पे कर रहे हो। जब आप कैश पे करोगे, कैश तो असेट्स होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो परचेज को हम डेबिट में लिखेंगे और कैश को हम क्रेडिट में लिखेंगे। इसके लिए आपका ट्रांजेक्शन बन जाएगा, ईयर लिखोगे, मंथ लिखोगे, डेट लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, खाली यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस छोड़ना है। ओके, अब डेबिट का अमाउंट आप डेबिट में लिखोगे और ये क्रेडिट साइड में, इसके लिए इसका अमाउंट आप क्रेडिट में लिखोगे। ओके, ये हो गया। अब लिखोगे नरेशन, जिसमें आप लिखोगे बीइंग परचेज गुड्स फॉर कैश। ओके, तो ये हो गया आपका नरेशन। इस तरीके से आपको कैश परचेज का जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा। ये हम सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं, जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको 100% और अच्छे से समझ में आएगा। अब आते हैं, हम देखते हैं क्रेडिट परचेज, मतलब वो परचेज कर रहे हो, गुड्स तो आप खरीद रहे हो लेकिन बदले में आप पैसा नहीं पे कर रहे हो। ओके, तो इस केस में हम क्या करेंगे, किससे आप खरीद रहे हो उस इंसान का नाम लिखना पड़ेगा, राइट। चलो देखते हैं, व्हेन गुड्स आर परचेज एंड पेमेंट इज टू बी मेड इन फ्यूचर डेट, मतलब फ्यूचर में आप पे करोगे टू सेलर, दैट इज seller allows a certain period of time to the buyer to make the payment in respect of such purchases. It is called as credit purchases. मतलब सेलर ने आपको बोला है कि ठीक है, आप पेमेंट इमीडिएटली आप पेमेंट नहीं कर रहे हो, इट्स ओके, यू कैन मेक पेमेंट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद में, कुछ दिनों के बाद में आप पेमेंट कर सकते हो। ऐसे ट्रांजेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेस। ओके, अब आते हैं परचेज। एग्जांपल दिया है आपको, परचेज गुड्स, अगेन आपको गुड्स का नाम नहीं दिया है, कौन सा गुड्स खरीद रहे हो वो मेंशन नहीं है। फ्रॉम मिसेस सोनाली वर्थ रुपीज 15,000 ऑन क्रेडिट, उधारी में आप गुड्स खरीद रहे हो। एक चीज याद रखो हमेशा, जब जब कोई भी ट्रांजेक्शन अगर क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, ओके, अगर ट्रांजेक्शन क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा तो 100% वहां पे आपको नाम दिया होगा, 100% वहां पे आपको नाम दिया होगा कि आप किससे परचेज कर रहे हो। तो ये केस में आप देखोगे मिसेस सोनाली आपको नाम दिया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया परचेज गुड्स, गुड्स कौन सा है नाम पता नहीं है, परचेज कंसीडर करेंगे हम। परचेज क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके लिए परचेज को हम क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में, परचेज अकाउंट डेबिट। ओके, किससे आप परचेज कर रहे हो, नेम ऑफ द पर्सन इज मिसेस सोनाली। तो ये केस में सोनाली तो पर्सन है, पर्सन का मतलब होता है पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। आप सोचो, अगर आप गुड्स खरीद रहे हो सोनाली से, तो सोनाली आपको गुड्स दे रही है, दैट मीन्स मिसेस सोनाली विल बी द गिवर ऑफ द गुड्स। सो अगर गिवर है तो गिवर को हम कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। सो आपका जर्नल एंट्री कैसे बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिसेस सोनाली अकाउंट। परचेज डेबिट, परचेज में परचेज जो है वो डेबिट में, तो 15,000 रुपया डेबिट में भी लिखोगे, और सोनाली कहाँ लिखा है, क्रेडिट में, तो 15,000 रुपया क्रेडिट में भी लिखोगे। नरेशन बहुत सिंपल है, बीइंग परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको और अगर ऐड करना है, नरेशन आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बीइंग गुड परचेज फ्रॉम मिसेस सोनाली ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिसेस सोनाली ऑन क्रेडिट। ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका कैश परचेज एज वेल एज क्रेडिट परचेज ट्रांजेक्शन। अब आते हैं परचेज रिटर्न में, मतलब ये कि आपने कोई गुड्स खरीदा, एग्जाम्पल के तौर पे आपने 5 शर्ट्स परचेज किए, 5 शर्ट्स में से 2 शर्ट्स डिफेक्टिव निकल गए, तो आप क्या करोगे, उसको वापस कर दोगे। आप जब उसको वापस करोगे, आप उसको बोलोगे परचेज रिटर्न, मतलब जो भी आपने परचेज किया था उसको आप रिटर्न दे रहे हो। ओके, अब यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले हम देख लेते हैं कि रीजन क्या है रिटर्न का, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है। नाउ दिस अकाउंट इज फॉर
रिकॉर्डिंग रिटर्न ऑफ गुड्स परचेज्ड, मतलब ये अकाउंट उसके लिए है जहाँ पे आप सारे गुड्स को क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो जो भी आपने परचेज किया था। सम टाइम गुड्स परचेज्ड आर रिटर्न टू द सप्लायर फॉर वेरियस रीजंस, लाइक आप क्यों गुड्स को रिटर्न करते हो उसके रीजंस आपको दिए। पहला रीजन है गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, जो आपने सैंपल देखा था उसका क्वालिटी बहुत अच्छा था, लेकिन जो एक्चुअल में आपको गुड्स आया उसका क्वालिटी अच्छा नहीं है, तो आपने उसको वापस कर दिया, मतलब परचेस रिटर्न किया। गुड्स आर ऑफ इंफीरियर क्वालिटी, जो गुड्स का क्वालिटी है वो बहुत खराब है। गुड्स आर डैमेज्ड इन ट्रांजिट, जब आपके पास वो गुड्स आ रहा था ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से, वहां पे उसको वो गुड्स आपका डैमेज हो गया, तो आप डैमेज गुड्स तो आप नहीं लोगे, तो आप उसको वापस करोगे, जिसको ये भी एक रीजन होता है परचेज रिटर्न का। गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स जो लिया आपको आपको जो गुड्स मिला वो गुड्स डिफेक्टिव था, खराब था, तो वो केस में भी आप गुड्स को वापस करोगे, जिसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। आगे दिया है गुड्स आर रिसीव्ड इन एक्सेस क्वांटिटी देन ऑर्डर, आपने 5 गुड्स ऑर्डर किया था लेकिन आपको 8 आ गए, मतलब 3 आपको एक्सेस आ गया, तो 3 एक्सेस आ गए, आप उसको रिटर्न करोगे, जिसको हम बोलेंगे परचेज रिटर्न। डिले इन सप्लाई ऑफ गुड्स, आपको गुड्स चाहिए था 5 तारीख को, बट गुड्स आ रहा है 12 तारीख को, तो इतना लेट आपको गुड्स नहीं चाहिए, तो जब आ गया आपके पास, अब आपको आपको उस चीज का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आपने उसको वापस कर दिया। ओके, तो उसको भी बोलते हैं परचेज रिटर्न, इस तरीके से होता है। सो यहाँ दिया है दस व्हेन गुड्स परचेज आर रिटर्न टू द सप्लायर इट इज कॉल्ड एज रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न परचेज रिटर्न। तो रिटर्न आउटवर्ड भी यूज कर सकते हैं वर्ड, या परचेज रिटर्न वर्ड भी आप यूज कर सकते हो। एग्जाम्पल दिया है आपको, रिटर्न गुड्स वर्थ ₹200 टू मिसेस सोनाली, जो भी आपने मिसेस सोनाली से खरीदा था 200 का गुड्स आप रिटर्न कर रहे हो। सो इन दिस ट्रांजेक्शन गुड्स गोज आउट, तो यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया जब परचेज करोगे तो परचेज कंसीडर करना है, लेकिन जब परचेज रिटर्न होगा तो रिटर्न क्या हो रहा है, गुड्स, तो यहाँ पे हम लोग गुड्स को कंसीडर करेंगे। ओके, और गुड्स क्या हो रहा है, गोज आउट, गुड्स जा रहा है, गुड्स तो रियल है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, तो गोज आउट होगा, गुड्स आपके पास से जाएगा। ऑन रिटर्निंग ऑफ गुड्स टू सप्लायर देयरफॉर रिटर्न आउटवर्ड, मतलब आपके पास से गुड्स जा रहा है, आउट हो रहा है, देयरफॉर इट इज आउटवर्ड, यू हैव टू यूज वर्ड आउटवर्ड, अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। क्लियर। जर्नल एंट्री कैसे बनती है, देखो मैं आपको 2 लॉजिक बताता हूँ। पहला, तो आप गुड्स किसको रिटर्न कर रहे हो, मिस सोनाली को, तो मिस सोनाली तो पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, जब आप गुड्स वापस करोगे तो सोनाली रिसीवर होगी, इसके लिए सोनाली को हम डेबिट साइड में लिखेंगे। आप क्या रिटर्न कर रहे हो, परचेज रिटर्न कर रहे हो गुड्स, तो जो गुड्स है वो जा रहा है, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, इसके लिए आप कहाँ लिखोगे, रिटर्न को क्रेडिट साइड में लिखोगे। दूसरा लॉजिक ये होता है, जब आप परचेज करते हो तो परचेज को आप डेबिट में लिखते हो, और जब परचेज रिटर्न होगा तो उसको आप क्रेडिट में लिखोगे। ओके, ये आपको याद रखना है, परचेज होगा तो डेबिट, परचेज रिटर्न होगा तो क्रेडिट। ओके, इस तरीके से आप परचेज रिटर्न की एंट्री भी पास कर सकते हो। नरेशन बहुत सिंपल होगा, बीइंग गुड्स रिटर्न, ये आपको लिखना है बीइंग परचेज रिटर्न, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ये हो गया आपका परचेज रिटर्न। तो यहाँ पे परचेज वाला जो पार्ट था वो हमारा खत्म हुआ। अब हम आते हैं सेल्स के पार्ट पे, किस तरीके से सेल्स की एंट्रीज आपको पास करना होगा, अभी हम समझने की कोशिश करते हैं। सेल्स, पहली चीज, हम बिजनेस कर रहे हैं अगर, तो हमारा प्राइम मोटिव क्या है, गुड्स को बेचना, और बेच के हम क्या कमाएंगे, हमको अर्निंग होगा। सो एवरी बिजनेसमैन दे ट्राई टू अर्न मनी, एंड यू कैन अर्न मनी बाय सेलिंग योर गुड्स एंड सर्विसेज, वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग, जो भी आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो उसको आप बेचोगे, सेल करोगे, तो ही आपको इनकम होगा। इसके लिए सेल्स को हमेशा हम क्या मानते हैं, इनकम। अब इनकम मानते तो आप सोचो इनकम क्या होता है, नॉमिनल में आएगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, इसके लिए हम सेल्स को हमेशा कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि ये इनकम होता है, और परचेज एक्सपेंस होता है, इसके लिए हम परचेज को डेबिट साइड में लिखते हैं। तो आपको ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, परचेज एक्सपेंडिचर होता है, इसके लिए डेबिट में लिखते हैं, सेल्स इनकम होता है, इसके लिए सेल्स को क्रेडिट साइड में लिखता है। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे भी आपको वही लॉजिक अप्लाई करना है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹20,000। अब यहाँ पे आपने गुड्स बेचा, बट कौन सा गुड्स बेचा वो मेंशन नहीं है, इसके लिए हम सेल्स को कंसिडर करेंगे। सेल्स हमारा क्या होगा, इनकम होगा, राइट, और इनकम का मतलब होता है नॉमिनल अकाउंट,
नॉमिनल अकाउंट का मतलब होता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल का रूल्स आपको पता होना चाहिए, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, राइट। तो सेल्स को हमेशा हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। इसके बाद में आपको दिया है सोल्ड फर्नीचर वर्थ ₹10,000। अब इस केस में आपको गुड्स का नाम दिया हुआ है, फर्नीचर आप बेच रहे हो, क्या बेच रहे हो, फर्नीचर। यहाँ पे आप गुड्स बेच रहे हो, कौन सा गुड्स वो नहीं पता था, लेकिन यहाँ पता है कि आप क्या बेच रहे हो, फर्नीचर बेच रहे हो। तो फर्नीचर तो असेट्स होता है, राइट। फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है। असेट्स है मतलब रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट है, इसके लिए हम क्या रूल बोलेंगे रियल का, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आप डिसाइड करो, आपने गुड्स बेचा, फर्नीचर बेचा, तो फर्नीचर गोज आउट होगा कि कम्स इन होगा, गोज आउट होगा, आउट होगा, इसके लिए हम कहाँ लिखेंगे इसको, क्रेडिट साइड में। और यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है, इसके लिए हम सेल्स को कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये था सेल्स का। थोड़ा और सेल्स को हम समझने की कोशिश करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यहाँ पे आपको दिया है सेल्स फॉर द बिजनेस मींस गुड्स सोल्ड, गुड्स को बेचना। सेल्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स। अब कैश सेल्स वो होगा कि अगर आपने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, बिजनेसमैन हो, मान लेते हैं कि आपने 10 साइकिल्स किसी को मैन्युफैक्चर किया है, उसको आप बेच रहे हो। आप बेच रहे हो मतलब आपने साइकिल किसी को दिया, बदले में आपको पैसा मिलेगा इमीडिएटली। अगर पैसा मिलता है तो वो होगा आपका कैश सेल्स। आपने 10 साइकिल्स बेचा, लेकिन बदले में आपको पैसा इमीडिएटली नहीं मिला, उसने आपको प्रॉमिस किया कि 1 महीने के बाद में वो पैसा आपको रिटर्न करेगा, मतलब पैसा आपको देगा, जो भी उसने गुड्स खरीदा है आपसे, जो साइकिल्स आपसे उसने खरीदी है। ओके, तो अगर आपको इमीडिएटली पैसा नहीं मिलता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेल्स। ओके, तो इसकी एंट्रीज बहुत सिंपल होती है, तो आपको हम देखते हैं पहले कैश सेल्स। व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड मनी इज रिसीव्ड इमीडिएटली, आपने गुड्स को बेचा और पैसा आपको इमीडिएटली मिल गया, इज कॉल्ड एज कैश सेल्स। अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹5,000 फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। मिस्टर गोविंद को आपने गुड्स को बेचा कैश में। ओके, ये कैश ट्रांजेक्शन है। यहाँ पे हम लोग नाम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन है। जब जब कैश ट्रांजेक्शन होता है तब तब हम नाम को कंसीडर नहीं करते, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सोल्ड किया मतलब गुड सेल्स किया। सेल्स मैंने आपको बताया क्या होता है, इनकम होता है, इसके लिए कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट साइड में। तो यहाँ पे देखो टू सेल्स कहाँ लिखा है हमने, क्रेडिट साइड में लिखा है। ओके, आपने बेचा कैश के लिए ना, तो कैश तो असेट्स होता है मतलब रियल। डेबिट व्हाट कम्स इन, तो डेबिट साइड में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डेबिट में अमाउंट और क्रेडिट में अमाउंट लिखेंगे। नरेशन बहुत सिंपल होगा, बीइंग सोल्ड गुड्स फॉर कैश टू मिस्टर गोविंद। क्लियर, ये था आपका कैश ट्रांजेक्शन। अब हम देखते हैं सेकंड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। यहाँ दिया है व्हेन गुड्स आर सोल्ड एंड मनी विल बी रिसीव्ड ऑन फ्यूचर डेट, मतलब इमीडिएटली पैसा नहीं मिला, फ्यूचर डेट में मिलेगा, इट इज कॉल्ड एज क्रेडिट सेल्स। एग्जाम्पल दिया है, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद फॉर ₹30,000। देखो यहाँ पे वर्ड कैश यूज नहीं हुआ है। ओके, सोल्ड गुड्स टू मिस्टर गोविंद, गोविंद को बेचा। अब सेल्स तो इनकम होता है, इसके लिए लिख दिया है यहाँ पे क्रेडिट साइड में टू सेल्स। मिस्टर गोविंद कौन है, आपने गुड्स बेचा ना मिस्टर गोविंद को, तो मिस्टर गोविंद तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सन मतलब पर्सनल। डेबिट द रिसीवर, तो यहाँ पे मिस्टर गोविंद क्या है, रिसीवर है, इसके लिए मिस्टर गोविंद को आप कहाँ लिखोगे, डेबिट साइड में। तो आपकी जर्नल एंट्री बनेगी मिस्टर गोविंद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ओके, बीइंग सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। आपको और इसको मॉडिफाई करना है, बीइंग गुड्स सोल्ड सोल्ड टू मिस्टर गोविंद ऑन क्रेडिट। ओके, तो ये हो गया आपका नरेशन। अब सेल्स, जैसे हमने परचेज रिटर्न सीखा वैसे हम लोग सेल्स रिटर्न सीखेंगे। आपने जो भी गुड्स मैन्युफैक्चर करके आपने जो भी गुड्स बेचा है, बेचने के बाद में हो सकता है उसमें कुछ डिफेक्टिव निकला होगा, तो सामने वाला जो आपसे आपका जो कंज्यूमर जो कस्टमर होगा उसने वो गुड्स को वापस कर दिया होगा, तो इसको हम बोलेंगे सेल्स रिटर्न। यहाँ दिया है आपको सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड। इनवर्ड मतलब अब वो गुड्स आपके पास आ रहा है, इन हो रहा है ना, तो इनवर्ड। व्हेन द गुड्स सोल्ड टू मिस्टर टू कस्टमर are returned by that buyer to the seller due to various reasons, it is called as return inward or sales return। जो भी गुड्स आपने बेचा था, जो बायर था, जो कस्टमर था, उसने वो गुड्स आप सेलर को वापस कर दिया, जिसको हम बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड और सेल्स रिटर्न। एग्जाम्पल दिया है, गोविंद रिटर्न गुड्स वर्थ ₹8,000 आउट ऑफ गुड्स ऑफ ₹30,000 परचेज्ड बाय हिम।
30,000 का गुड्स गोविंद ने खरीदा था, जिसमें से 8,000 का गुड्स उसने हमको वापस किया। जब वापस किया तो गुड्स वापस किया होगा। गुड्स मतलब रियल गुड्स आ रहे हैं। ओके, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो रिटर्न इनवर्ड और सेल रिटर्न आप लिखोगे डेबिट में। किसने रिटर्न किया ये गुड्स? गोविंद ने। तो गोविंद पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो गोविंद क्या है? गिवर है। इसके लिए हम गोविंद को कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, बीइंग सोल्ड गुड्स रिटर्न बाय गोविंद। ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न का जर्नल एंट्री। ओके, आपको ये सब याद रखना है, समझना है, ताकि आपको आगे बहुत हेल्प करेगा जर्नल एंट्रीज को पास करने के लिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टूडेंट्स। आई नो बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा, ये लेंदी हो जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है आपको बेसिक समझना। आप बेसिक एक बार समझ जाते हो, कुछ लॉजिक होते हैं वो समझ जाओगे, तो 100% आप सारी जर्नल एंट्रीज को आराम से पास कर लोगे। ओके, फिर एक आता है गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। अब प्रोप्राइटर जब भी गुड्स निकालता है अपने बिजनेस से, तो उसको हम बोल सकते हैं कि वो पर्सनल यूज के लिए निकाल रहा है। पर्सनल का मतलब होता है ड्राइंग्स। ओके, देखते हैं। व्हेन द गुड्स आर विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज प्राइवेट पर्सनल हाउस होल्ड यूज, इन सच केस ड्राइंग्स अकाउंट इज डेबिटेड। तो जब जब वो गुड्स निकालेगा, हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। The goods withdrawn by proprietor goes out of the business and goods withdrawn by proprietor account credited। तो इसके लिए जब भी गुड्स जा रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो इसके लिए हम गुड्स को जाता हुआ दिखाएंगे और ड्राइंग्स को हम डेबिट में दिखाएंगे। इसके लिए आपको मैं एक बहुत सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। जब भी ड्राइंग्स होगा वो कहाँ लिखोगे आप? डेबिट साइड में लिखोगे। The goods which are taken by proprietor are assumed as taken from the total purchases। मतलब जो भी टोटल परचेस था उसमें से उसने क्या किया है? कुछ गुड्स को निकाल लिया है। ओके, इसकी जनरलिटी बहुत सिंपल है। एज आई सेड, डी फॉर ड्राइंग्स, डी फॉर डेबिट। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर अकाउंट और परचेजेस अकाउंट। लेकिन जनरली हम क्या यूज करते हैं? गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। ओके, बीइंग गुड्स विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। इस तरीके से आपकी जर्नल नरेशन बनेगा और इस तरीके से आप अपनी जर्नल एंट्रीज को पास करोगे। यहाँ पे आपको दिया है गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आप फ्री का सैंपल जब भी बांटते हो, तो हम बांटते हैं क्योंकि हमको एडवर्टाइजमेंट करना होता है। गुड्स बांट रहे हो मतलब वो एक्सपेंडिचर तो आपके लिए हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये बोल सकते हो कि आपने एडवर्टाइजमेंट किया, राइट? सो ये एक्सपेंडिचर है, लेकिन इस एक्सपेंडिचर का नाम क्या लिखेंगे हम? एडवर्टाइजमेंट। It is the value of goods distributed by the firm as free sample as an advertisement। हम फ्री का सैंपल बांटा है, बट किस कौन से फॉर्म में? एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट इज डेबिटेड एंड द गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल परचेसेस अकाउंट इज क्रेडिटेड एज गुड्स गोज आउट ऑफ द बिजनेस। ओके, गुड्स जा रहा है आपके पास से। ओके, और एडवर्टाइजमेंट आपके लिए एक्सपेंडिचर होगा, इसके लिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसके लिए एडवर्टाइजमेंट आप कहाँ लिखोगे? डेबिट में। और गुड्स जा रहा है इसके लिए क्रेडिट में, टू गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट, बीइंग गुड डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। ये आपका नरेशन हो गया, राइट? तो बहुत इजी होता है स्टूडेंट ये सारी चीजें पास करना। सिर्फ आपको प्रैक्टिस कर, आप एक दो बार देखोगे क्वेश्चंस में और प्रैक्टिस करोगे तो 100% आप जनरल एंट्रीज को पास कर पाओगे। ऑलराइट, तो यहाँ तक के आज हम लोग करते हैं पॉइंट नंबर 6 तक के। आगे की जितनी भी एंट्रीज है हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आई होप यहाँ तक के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको कुछ भी डाउट हुआ होगा, कोई चीज़ नहीं समझ में आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो। ऑलराइट, तो ये सारी जनरल एंट्रीज अच्छे से एक बार देखो, इसको समझने की कोशिश करो। आई होप आप सभी को ये सारी जनरल एंट्रीज जो है वो समझ में आएगी। तो बाकी की और कुछ पार्ट्स है डिस्काउंट वगैरह, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ऑलराइट, टिल देन थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।